वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम 2015 का फाइनल अकाउंट्स का फेडरल बोर्ड का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है जी फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नोमान प्रिपेयर अ ट्रेडिंग and profit or loss account and a balance sheet for the year ended 31st December 2013। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। 4 एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ₹80 is outstanding and make a provision of 10% on debtors फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो एज़ यूजुअल हर वीडियो के अंदर ये आपसे मैं डिस्कस करता रहा हूँ कि हमेशा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करें एडजस्टमेंट से, और पहले इसके स्केजुअल जो हैं वो आप ड्रॉ कर लिया करें। ये जैसा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट, तो हम इकट्ठा लेके चलेंगे सबको। सबसे पहले आपने स्केजुअल ये ड्रॉ कर लेने हैं और उसके बाद शीट्स को ब्लैंक छोड़ देना है और वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी टिप्स इसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैं देता रहता हूँ, उनको रिकॉल करते रहा करें कि एडजस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है कि एडजस्टमेंट्स हमेशा 2 जगह पे ट्रीट होंगी और एडजस्टमेंट से हटकर ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स हैं वो एक एक जगह पे ट्रीट होंगे। और एडजस्टमेंट जैसे सबसे पहले एडजस्टमेंट है जी क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31st December 2013 वॉज ₹3600 के साल के एंड के ऊपर आपके पास जो स्टॉक बच गया है, एक तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा और एक ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर जाएगा। यानी ट्रेडिंग में हमने ये 3600 क्रेडिट साइड के ऊपर हमने इसको लिख दिया और एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है 3600। अब इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन आपको पता है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वियर एंड टियर वैल्यू है और द पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% कंज्यूम हो चुकी है, 10% इसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लांट एंड मशीनरी की सबसे पहले वैल्यू देख लें जी कितनी है, 14,000। तो हम एक ही दफ़ा इसको ट्रीट कर लेंगे। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप 14,000 का 10% ले लेंगे जो कि 1400 है। और अब जब हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए एसेट है, तो एसेट जो है वो 1400 से रिड्यूस हो चुका है, यानी कि अब इसकी बुक वैल्यू 14,000 माइनस 1400 है। तो हम यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो आपकी रिपेयर्स ₹80 इज़ आउटस्टैंडिंग, यानी कि रिपेयर्स आपने साल के दौरान ₹500 रिपेयर्स के आपने पे किए हैं और ₹80 आपने पे करने हैं, यानी कि रिपेयर्स आपके लिए टोटल 580 की हुई हैं, जिनमें से 500 आप पे कर चुके हैं और ₹80 आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी कि यू विल हैव टू पे ₹80 फॉर रिपेयर्स। तो ये हमेशा एक्सपेंस में ऐड होगा। और दूसरे नंबर पर ये है कि इसकी सेकंड ट्रीटमेंट ये है कि ये एज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर जाएगा, यानी कि आपने फ्यूचर में ये पे करने हैं। तो रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है
और रिपेयर्स ऐड आउटस्टैंडिंग 580, और ये 80 रुपी आपका लाइबिलिटी में चला जाएगा, यानी कि आपने पे करने हैं। तो थर्ड एडजस्टमेंट भी ट्रीट हो चुकी है आपकी। उसके बाद आ जाती है जी फोर्थ एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप फार्मूला को नहीं छोड़ना, अपने फार्मूला आपने इसका पूरा लगाना है। फार्मूला क्या है जी, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगी, जबकि राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन आपको हमेशा एडजस्टमेंट से मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि हमारे पास बैड डेट्स गिवन है 800, और ये 800 आपने यहाँ पर बैड डेट्स में पुट कर दिए। उसके बाद राइट ऑफ, एडजस्टमेंट्स में राइट ऑफ गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि ये ज़ीरो हम इसको कंसिडर करेंगे। थर्ड चीज़ जी ऐड न्यू प्रोविजन, तो 10% है प्रोविजन ऑन डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है, लेने हैं। तो सन्ड्री डेटर्स का 5800 का 10% 5800 बन जाएगा, 580 बन जाएगा। और ये आगे जी, और लेस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगी अगर है। यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन कोई भी गिवन नहीं है तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे, और ये ज़ीरो कंसिडर करने के बाद ये इसका कंप्लीट फार्मूला है। तो ये आपने हमेशा अगर गिवन है या नहीं है व्हाटएवर, आपने ये फार्मूला पूरा अप्लाई करना है। जिस वक्त बार बार आप ये अप्लाई करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट ये है इसकी कि सन्ड्री डेटर्स वो लोग हैं जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की हुई हैं और उनसे अमाउंट आपने लेनी है, तो उसमें से राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन हमेशा लेस हो जाएगी। तो राइट ऑफ तो यहाँ पर नहीं गिवन, और न्यू प्रोविजन गिवन है जो अभी आपने कैलकुलेट की 580। तो सन्ड्री डेटर्स में से आपने 5800 माइनस राइट ऑफ 0 माइनस न्यू प्रोविजन 580, ये आपने माइनस कर देनी है। तो ये आपने सबसे पहले आपने ये 4 एडजस्टमेंट्स जो हैं इसकी डील की। अब रिमेनिंग जितनी चीज़ें हैं उनको आप मेंशन करते जाएं, बड़ा इजी है ये इसको, क्योंकि ये सिंगल टाइम ट्रीट होंगी। कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा आपका 36,000, तो ये आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में, ड्राइंग्स अगर हैं तो वो इसमें कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। ड्राइंग वो अमाउंट होती है या वो गुड्स होते हैं जो कि जो ऑनर है बिज़नेस का या प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बीच में से निकाल लेता है। तो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स 36,000 माइनस 3,000, ये आपका लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा जी, 36,000 माइनस 3,000। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपने क्रेडिट परचेजेस की हुई हैं और उनको आपने पैसे पे करने हैं, तो ये लाइबिलिटी है आपके लिए। और 4400 तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर चला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4400। उसके बाद रिटर्न्स, तो रिटर्न्स के लिए देखें साथ ही परचेजेस और सेल्स भी दी हुई हैं। परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। परचेजेस चूँकि आपका एसेट है तो एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, और परचेजेस रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो 28,000 माइनस 1,000 सेल्स का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू है और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये आप 28,000 माइनस 1,000 और 32,800 माइनस 1,800, ये आपका परचेज सेल्स इंक्लूडिंग रिटर्न्स, ये आपका आ जाएगा। ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे परचेज और क्रेडिट साइड पे सेल्स। तो ये आपकी परचेजेस रिकॉर्ड कर ली गई यहाँ पे, और ये आपके लिए सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद आगे है जी बैंक के अंदर फेवरेबल बैलेंस डेबिट, तो इसका मतलब है कि ये आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा।
और ये आपने बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड के ऊपर बैंक को मेंशन कर दिया। और उसके बाद बैंक को ट्रीट करने के बाद आगे है जी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा, और ये आपने डेबिट साइड के ऊपर स्टॉक को मेंशन कर दिया। और उसके बाद रेंट है, रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके एक्सपेंसेस उठ रहे हैं, ये अभी चीज़ कंप्लीट होके सेल्स के लिए नहीं गई। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ट्रेड एक्सपेंस और रेंट ये दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 3600 आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। याद रखें एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड के ऊपर आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, और रेवेन्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्रेडिट साइड के ऊपर आते हैं। तो रेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट। तो ये आपने मेंशन कर दिया जी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और ये आपका रेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद आपके पास और रिमेनिंग रह गया जी फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये भी ट्रेडिंग के अंदर आएगा। फ्यूल एंड पावर 500। अब आपका तमाम के तमाम आइटम्स ट्रीट हो चुके हैं, जस्ट बैलेंसेस लें एंड दैट्स इट। क्रेडिट साइड आपकी है 34,600, और ये लार्जर है, यानी कि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो 1500 रुपीज़ आपके पास बच जाते हैं तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद। वो आपने शिफ्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर, और उसके बाद आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे जिस वक्त आपने देखा तो आपके एक्सपेंस साइड ज़्यादा है और रेवेन्यू साइड आपकी कम है, यानी कि एक्सपेंस साइड आपकी है 55,560 यहाँ से यहाँ तक, और आपकी रेवेन्यू साइड ओनली 1500 है। तो ये आपको लॉस हुआ है 4060। क्रेडिट साइड रेवेन्यू, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स। तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू योर इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो कितने ज़्यादा हैं जी? 4060। तो ये लॉस है। तो लॉस हमेशा कैपिटल में से लेस होता है, प्रॉफिट अगर होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता। तो ये वजह है कि हमने यहाँ पे 4060 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, और रिमेनिंग बैलेंस है 28940। अब आप डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टोटल करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी साइड, तो 33420। और अगर दोनों आपके बैलेंस आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली दोनों बराबर आएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब इस पेपर के अंदर जो पूछे गए हैं जी क्वेश्चंस, एक पूछा गया कंटिंजेंट लाइबिलिटी और दूसरा पूछा गया इक्विटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी याद रखें कि ये पोटेंशियल पॉसिबल आपकी लाइबिलिटी होती है, ये अभी श्योर नहीं हुई होती, यानी कि ये इम्कान होता है कि ये फ्यूचर के अंदर किसी वक्त आपको पे करनी पड़ सकती है। किसी केस के हारने की सूरत में, कोई कोर्ट केस है, उसको हारने की सूरत में भी आपको दिया जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है। और दूसरे नंबर पर ये कि आप जो प्रोडक्ट्स होती हैं, कभी कभी उसकी वारंटीज़ क्लेम के लिए लोग आपके पास भेजते हैं, तो उसमें भी वो लाइबिलिटी होती है आपके ऊपर। अब आपको नहीं मालूम होता शुरू में कि कितनी प्रोडक्ट आपकी डैमेज होंगी या उनके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आएगा, तो वो लोग उसको वारंटी में क्लेम करेंगे। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, ये पहले से आपको मालूम नहीं होता। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज़ अ लाइबिलिटी विच इज़ नॉट श्योर बट इट मे बी अकर इन फ्यूचर। वी कैन से दैट इज़ an outcome of uncertain future event. It is also a potential loss such as lawsuit or product warranties etc. दूसरा जो क्वेश्चन है जी वो है डिफाइन द टर्म इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी आप कैपिटल भी कहते हैं इसे। ऑनर्स इक्विटी और इक्विटी इज शेयर ऑफ ऑनरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स in the company after paying all the liabilities of the company at the time of liquidation of the company.
कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद, यानी कि उसकी तमाम की तमाम लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो कुछ बच जाता है आपके पास, वो कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी कहलाता है, क्योंकि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो कुछ आपके पास रिमेनिंग बच जाता है वो ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। अब इस पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़, 3 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट, ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, अभी आपने देखा है किससे डिडक्ट करते हैं, कैपिटल से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए हमेशा एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है कि जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, जबकि उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज या गुड्स हैं वो आपने अभी तक नहीं लिए। तो वो डेफिनेट सी बात है कि जब तक उसका सर्विसेज हैं तो उसका टाइम पूरा नहीं होता, या गुड्स हैं तो वो आपके पास पहुंचते नहीं हैं, वो उस वक्त आपके लिए एसेट है। इंश्योरेंस के अंदर आम तौर पे प्रीपेड आपको देखने में मिलेगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा आप अगर एडजस्टमेंट में हैं तो उसको, या वैसे भी अगर ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो हमेशा एसेट में आप ट्रीट करेंगे। थर्ड एमसीक्यू है जी, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड। तो ये याद रखें, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं ये की जाती हैं। ये जो अभी एडजस्टमेंट्स ऊपर देखी हैं, इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप ये करते हैं। तो ये था 2015 का पेपर। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। फॉर मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and also comment on the video either you like or don't like. Till then, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.